हजारों सालों से गांजे का सेवन किया जाता है। शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन अथर्ववेद में इसकी गिनती 5 महान पौधों में की जाती है। 1985 यानी कि 1985 से पहले भारत में इसके लिए कोई भी रोक टोक नहीं थी, यानी कि 1985 से पहले पूरी तरीके से भारत में ये लीगल था। लेकिन फिर आई राजीव गांधी की सरकार। राजीव गांधी की सरकार आने के बाद NDPS एक्ट लेकर आए ये लोग और इन्होंने गांजे पर बैन लगा दिया। कुछ लोग गांजे को बहुत बड़ा खतरा बताते हैं, तो वहीं कुछ लोग इसकी हेल्थ से लेकर कई बेनिफिट्स की बातें करते हैं। पिछले काफी समय में गांजे को लीगल करने की कई बातें कही जा रही हैं और दुनिया के कई हिस्सों में इसे लीगल भी कर दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा तिवारी और आप मेरे साथ देख रहे हैं वायरल वर्सेस फैक्ट। भाई, आज का ये वीडियो बहुत खास है। ये सिर्फ यूथ के लिए ही नहीं है, ये उन तमाम लोगों के लिए है जो गांजे जैसा सेवन करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गांजे के बारे में और जानेंगे कि क्या भारत में गांजे को लीगल होना चाहिए या नहीं। आपको बता दें कि इसे मैरिजुआना भी कहा जाता है। बहुत लोग इसे मैरिजुआना कहते हैं, लेकिन वो गलत शब्द है। इसका नाम है मैरिजुआना। वीड, स्टफ, माल इत्यादि लोग इस नाम से जानते हैं इसे और बुलाते भी हैं, लेकिन ये तो गली मोहल्ले का नाम हो गया। साइंटिफिक नाम इसका है कैनबिस। कैनबिस एक पौधा होता है जिसके कई वैरायटीज होती हैं। इसमें 2 नस्ल के पौधे सबसे ज्यादा फेमस होते हैं, जिसमें से पहले का नाम है कैनबिस स्टाइवा और दूसरा है कैनबिस इंडिका। कैनबिस को हिंदी में भांग का पौधा भी कहा जाता है और इस पौधे से 3 ड्रग्स तैयार किए जाते हैं, जिसका नाम है गांजा, भांग और चरस। आपको बता दें कि गांजा कैनबिस की फूलों से तैयार किया जाता है। आमतौर पर फूलों को सुखाकर, जलाकर इसके धुएं को अंदर खींचा जाता है, लेकिन इसे खाने और दूसरे पदार्थों के साथ घोलकर पीने की भी तरीके लोग बताते हैं। फिर इसके बाद आता है चरस। चरस कैनबिस के पौधे से निकले रेजिन से तैयार किया जाता है। रेजिन पेड़ के पौधे से जो चिपचिपा सा मटेरियल निकलता है, जिसे हिंदी में राल भी कहा जाता है, उसे हशीश और हैश भी कहते हैं, ये उससे बनाया जाता है। अब बात करते हैं भांग की। भांग कैनबिस की पत्तियों और बीज को पीस कर तैयार किया जाता है। फिर इसे सुविधा के मुताबिक लोग खाते और पीते हैं। तो ये तीनों गांजा, भांग, चरस साइकोएक्टिव ड्रग्स होते हैं, यानी कि ये आपके दिमाग को हाई करते हैं। हाई यानी कि इनसे नशा चढ़ता है, उसे कहते हैं। लेकिन बात यहां से आती है कि जब कोई हाई होता है तो उसके शरीर या उसके दिमाग में क्या क्या चीजें चलती हैं। चलिए वो हम आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। कैनबिस के पौधे में अलग तरीके के पदार्थ होते हैं और इन्हें कहते हैं कैनिबाइटस। कैनबिस में लगभग 150 तरीके से ज्यादा कैनिबाइटस होते हैं। इसमें 2 स्पेशल होते हैं, जो है एक THC और दूसरा है CBD। भाई अब इसको थोड़े अलग तरीके से समझाते हैं। भाई, आपने शोले फिल्म तो देखी होगी। शोले फिल्म में जय और वीरू की जोड़ी को हर कोई जानता है, तो बस अब हम उसी से समझने की कोशिश करते हैं। वैसे ही कैनबिस में THC और CBD होता है। THC इस ड्रग में वीरू जैसा है, चुलबुला सा नटखट टाइप का आदमी। गांजा, भांग और चरस इनसे जो हाई होते हैं, यानी कि वो नशा जो बढ़ता है वो THC के कारण बढ़ता है। जितना ज्यादा THC होगा उतना ज्यादा नशा आपको चढ़ेगा। और दूसरा आता है CBD। इस ड्रग को हम जय की तरह देखते हैं, गंभीर टाइप का आदमी। इसका एक अच्छी रेपुटेशन है, जिससे जो नशा नहीं होता है, बल्कि ये THC का उल्टा काम करता है, यानी कि THC के जितने भी साइकोएक्टिव इफेक्ट्स हैं ये उन्हें कम कर देता है। CBD आपकी एंजाइटी यानी कि घबराहट को कम करने के लिए भी काम आता है। THC और CBD इन दोनों मात्राओं में डिसाइड करते हैं कि कौन कितना हाई होगा, यानी कि किसको कितना नशा होगा। हम कुछ भी सोचते हैं, समझते हैं और काम करते हैं, वो ब्रेन की वजह से करते हैं। दिमाग ये करता है न्यूरॉन्स के जरिए। न्यूरॉन्स यानी कि वो डाकिया जिससे ब्रेन मैसेज भेजता है और रिसीव करता है। कैनबिस के नशे के दौरान इन्हीं न्यूरॉन्स के साथ खेल चलता रहता है। वो खेल क्या है, कैसे होता है, चलिए अब वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये खेल बड़ा ही अलग, बड़ा ही अजीब सा होता है। न्यूरॉन्स में कैरिबोनाइट रिसेप्टर्स होते हैं, मतलब कि कुछ ऐसी जगह जहां पे कैरिबोनाइट जाके फिट हो सकता है। ये एक तरीके की कुर्सी होती है जहां पर कैरिबोनाइट रिसेप्टर्स ही जाकर बैठ सकते हैं।
इनसे कुछ कुर्सियों पर THC जाकर बैठ जाता है और फिर आपके दिमाग में हेरा फेरी शुरू हो जाती है। अब आप कहेंगे कि भाई ब्रेन में कैनाबिनाइड रिसेप्टर्स पहले से ही होता है, ब्रेन खुद चाहता है कि ये वहां पर आकर बैठे, और भाई हमारी बॉडी तो गांजा फूकने के लिए ही बनी है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको समझाती हूँ कि ये थोड़ा हटकर है। कैनाबिनाइड हमारे शरीर के अंदर पहले से ही तैयार होता है। इन्हें इंडोकैनाबिनाइड भी कहा जाता है। हमारे ब्रेन में जो कैनाबिनाइड रिसेप्टर्स होते हैं, इसके लिए हमारा शरीर अंदर से पहले से ही तैयार होता है और कैनाबिनाइड्स और बनाता है। इसे हम कहते हैं आनंदीमेट। इसको संस्कृत शब्द के आनंद से लिया गया है। तो कई बार जब आप एक्सरसाइज करते हैं, बड़ा आनंद फील करते हैं, जिसे हम रनर हाई भी कहते हैं, यानी कि एक्सरसाइज करने के बाद हम हाई फील करते हैं, हमें आनंदीमेट की वजह से ये होता है, जिसे हमारी बॉडी खुद तैयार करती है। चलिए अब आपको बताते हैं कुछ कमाल की बातें। कैनबिस में मौजूद THC इस आनंदीमेट की नकल करता है। जब भी कोई गांजा फूकता है तो खून से होकर ये कैनबिस उसके दिमाग में चला जाता है। दिमाग के जिन हिस्सों में कैनाबिनाइड रिसेप्टर्स की मात्रा ज्यादा होती है, ये उन हिस्सों में ज्यादा असर करता है। हमारे ब्रेन में 3 ऐसे हिस्से होते हैं जहां पर इसका असर सबसे ज्यादा देखा जाता है। पहला हिस्सा है हिपोकैम्पस, दूसरा हिस्सा है सेरेबेलम और हमारा तीसरा हिस्सा है बेसल गैंग्लिया। जब THC और CBD हमारे ब्रेन में जाते हैं तो हमारे ब्रेन के ये हिस्से ज्यादा प्रभावित होते हैं, जैसे कि शॉर्ट टर्म मेमोरी, कोऑर्डिनेशन, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। लोगों को प्लेजर भी महसूस होता है, यानी कि उन लोगों को मजा आता है। टाइम परसेप्शन भी हिल जाता है, यानी कि समय की सूझबूझ लोगों को नहीं रहती। ये सब हर किसी के लिए अलग अलग होता है और ये सब सिर्फ फूकने के दौरान ही होता है। ये चीज है शॉर्ट टर्म के लिए। अब आपको बताते हैं कि गांजा फूकने के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या होते हैं, इसके नुकसान क्या है। आपको बता दें कि गांजा फूकने के नुकसान से बहुत ही लिमिटेड इस बारे में आपको रिसर्च मिलेगी। आपको मिलेगा कि अलग अलग लोगों को पर अलग अलग तरीकों से ये असर करता है, लेकिन एक बात यहाँ पर पक्की है कि कम उम्र में गांजे का सेवन करने वाले लोगों पर इसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है। जब तक हम 20 साल के नहीं होते हैं, हमारा दिमाग पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता है, वो डेवलपिंग स्टेज में होता है। बल्कि आप रिसर्च में भी ये पाएंगे कि जो टीनेज एज के बच्चे होते हैं, उनको गांजा फूकने से उनको सबसे ज्यादा कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी पर बहुत बुरा असर पड़ता है, यानी कि सोचने, समझने और ज्ञान पाने की एबिलिटी उनकी बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होती है। यूएस के एक इंस्टीट्यूट ने मैरिजुआना की रिसर्च का रिव्यू भी किया है। इसमें उन्होंने पाया है कि गांजे का सेवन कुछ लोगों के लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है। किन लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, चलिए आपको बताते हैं। जिन्हें सांस संबंधी तकलीफ है, प्रेग्नेंट महिलाएं या जिसमें मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर होने के चांसेस हैं, ये उनके लिए बहुत बुरा साबित हो सकता है, यानी बिगड़ती मानसिक स्वास्थ्य को ये और बिगाड़ सकता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इसका ज्यादा सेवन करना या ये कहें कि गांजा ज्यादा फूकने से आप इस गांजे के अधीन हो जाएंगे। मतलब अगर इसे आसान भाषा में समझें तो आपको इसके बिना अजीब लगेगा, आप इसके बिना रह नहीं पाएंगे और शरीर बार बार गांजे की मांग करेगा। नेशनल एकेडमी रिसर्च टीम ने इसके बेनिफिट्स भी बताए हैं। काफ़ी बीमारियों में भी इसके बेनिफिट्स बताए गए हैं, लेकिन अभी और रिसर्च करना ज़रूरी है और रिसर्च चल भी रही है। इसके पुख्ता प्रमाण अभी तक नहीं मिले हैं। पिछले कई सालों में इसे लीगल करने को लेकर बहस काफ़ी तेज़ हो गई है। इसकी लीगलाइजेशन के मामले के पीछे कई तर्क बाहर आ रहे हैं, बल्कि दिल्ली और मुंबई गांजे के मामले में दुनिया के टॉप 10 शहरों में आता है। यानी ये बात तो तय है कि बैन होने के बावजूद गांजा बिकता भी है और बड़ी मात्रा में इसका सेवन भी किया जाता है। बल्कि इसके इलीगल होने से सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि लोग किस तरीके का गांजा ले रहे हैं, किस तरीके के गांजा फूक रहे हैं, लोगों को ये तक नहीं पता है। जहां पर गांजा लीगल है वहां पर गांजे के पैकेट पर THC और CBD की मात्रा क्लियरली लिखी होती है। उसे पढ़कर लोग अपनी क्षमता के हिसाब से इसका सेवन करते हैं। पिछले समय में जहां गांजा पाया गया है उसमें THC की मात्रा बहुत ज्यादा पाई गई है, यानी कि लोग पहले से भी ज्यादा नशीला माल फूक रहे हैं। ये लोगों को और ज़्यादा एडिक्ट बना सकता है और केसेस में मानसिक स्वास्थ्य, जो उनका मानसिक स्वास्थ्य है वो भी खराब कर सकता है। जैसे कि शराब
पीने वाले को ये पता होता है कि उसके पेय में या उसकी ड्रिंक में कितना अल्कोहल है, वो अपनी उस अकॉर्डिंग, अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग उसका सेवन करता है। गांजा फूकने वालों को भी पता होना चाहिए कि उनका गांजे में कितना THC है। दूसरे तर्क ये है कि गांजा शराब और सिगरेट से कम डेडली होता है और इसके मेडिकल बेनिफिट्स भी हैं, और ऐसा भी नहीं हुआ है कि भाई गांजे के ओवरडोज की वजह से किसी की मौत हो गई हो, जैसे कि हर साल शराब और सिगरेट की वजह से होना आम बात है। कई रिसर्च में ये सामने आया है कि गांजे की तुलना में शराब ज्यादा एडिक्ट है। 2015 की एक रिपोर्ट में अमेरिका में ये पाया गया कि गांजा लीगल होने के बाद अमेरिका में शराब की बिक्री 15% तक गिरावट आई है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि जो लोग यहाँ पर गांजे को सपोर्ट करते हैं, उनका कहना है कि शराब सिगरेट से कम खराब होता है गांजा, उसके बावजूद ये इल्लीगल है। एक तर्क ये भी है कि इसे इल्लीगल करने के बाद सरकार के पास टैक्स और ज़्यादा बढ़ जाएगा और एक जो सोर्स है टैक्स बढ़ाने का वो उनके पास आ जाएगा, यानी कि ये सरकार के लिए अच्छी बात है। पिछले कुछ सालों में कई बड़े देशों में मैरिजुआना ने लीगलाइजेशन प्राप्त कर ली है, लेकिन भारत में अभी भी ये इल्लीगल है। और भारत के 2 शहर ऐसे हैं जो पूरे दुनिया में टॉप उन शहरों में आते हैं भाई जहाँ पर गांजे का सेवन किया जाता है, जबकि वो हमारे देश में इल्लीगल है। खैर, आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या गांजे को लीगल होना चाहिए, नहीं लीगल होना चाहिए? आपकी इस बारे में क्या सोच है, हमें कमेंट सेक्शंस में जरूर बताएं। साथ ही मैं आपको याद दिला दूं कि वायरल वर्सेस फैक्ट का क्विज कॉन्टेस्ट चल रहा है। क्विज के बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक पे जाके आसानी से मिल जाएगी। साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोगों को भी इसके बारे में पता चल सके। धन्यवाद।